जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू पीन एकेडमी। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे या अलग अलग रीजन्स में एनवायरनमेंट की डिफरेंस होने के कारण जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से वहाँ की सराउंडिंग को अडेप्ट करते हैं, उस बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अगर हम नोटिस करें तो आप कहीं पर भी अगर विजिट में जाएं तो वहाँ की सराउंडिंग के हिसाब से वहाँ के आसपास के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं कि वो किस सराउंडिंग में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में आपको वहाँ के जो एनवायरनमेंट है वो अलग एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप कई सारा दूर बयान रेगिस्तान देखेंगे आप। फिर आपको वहाँ ऊँट नज़र आएँगे, आपको जो पानी की जो कमी होती है वो नज़र आएगी राजस्थान में। तो बेसिकली जो हमारे उसके अलावा आपको जो पेड़ जो मिलेंगे वहाँ पर वो बिल्कुल कांटों वाले कैक्टस टाइप के पेड़ मिलेंगे। फिर अगर आप वहाँ से निकल करके आप हिमालय की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे या डिफरेंट तरीके के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आप वहां से निकल करके समुंदर के तट की तरफ जाते हैं, मतलब जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, तो वहां पर आपको डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे। तो ऐसे अगर आप नोटिस करें तो हर अलग अलग रीजन में उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने उन कंडीशंस को अडॉप्ट किया है। जैसे जो एनिमल्स राजस्थान में रह सकते हैं वो आपके पहाड़ी एरिया में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज उसकी सराउंडिंग्स उसको सपोर्ट करती है। तो देर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन अवर अर्थ। हमारे अर्थ में बहुत सारा वेरिएशन है। इवन अगर हम अपनी ही कंट्री की बात करें तो हमारी ही कंट्री में एनवायरनमेंट में बहुत वेरिएशन है। कहीं पर आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और किसी किसी रीजन में ठंड बहुत कम पड़ती है। फिर इसके अलावा आप नोटिस करेंगे किसी किसी रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और किसी किसी रीजन में बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो ये वेरिएशन जो है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये बेसिकली उनके सराउंडिंग्स और उनके जियोग्राफिकल पोजीशन के कारण है। जैसे कहीं पर आप देखें तो अब जैसे हम नॉर्मली हमारा जो इंडिया का एटमॉस्फेयर होता है तो हमारे इंडिया के एटमॉस्फेयर में नॉर्मली ठंड कम पड़ती है। लेकिन अगर आप वहीं लंदन चले जाएं या आप यूरोप चले जाएं तो वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल पोजीशन। देयर इज अ डिफरेंस इन द जियोग्राफिकल पोजीशंस। हमारे लैटिट्यूड और उनके लैटिट्यूड में फर्क है। तो ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी सराउंडिंग्स के हिसाब से कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं। जैसे आपने एक लेपर्ड देखा होगा जो हमारे आसपास के जंगलों में आपको मिलता है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट एरिया होता है हमारे इंडिया में वो मध्य प्रदेश में। तो आप मध्य प्रदेश में आप जो वहाँ के लेपर्ड्स को देखेंगे वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से हैं। फिर आप कई बार आपने देखा होगा स्नो, मतलब जहां पर बर्फ है वहां पर भी लेपर्ड्स होते हैं। बट वो लेपर्ड्स में और इन लेपर्ड्स के बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फर्क होता है, बिकॉज दे आर अडॉप्टेड दैट काइंड ऑफ सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी चीजों को अडॉप्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो जो समुंदर के पास होते हैं, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो कि जो हमारे जो समुंदर के आसपास अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर फिश खाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। कारण क्या है कि समुंदर के आसपास सबसे ज्यादा क्या पकड़ा जाता है? मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो वहां का एनवायरनमेंट उस हिसाब से है। आप क्लियर हो रहा है? तो वो उनका एनवायरनमेंट और उनकी सराउंडिंग के हिसाब से उनका खान पान भी उस तरीके का होता है। क्लियर है? जैसे अगर आप कोस्टल एरिया की तरफ जाएंगे तो आपको बीचेस मिलेंगे, आपको फिश मिलेगी, फिशरमैन मिलेंगे। फिर वहाँ के प्लांट्स और वहाँ का सराउंडिंग अलग तरीके का होता है। क्लियर?
कुछ जगह पे अगर आप जाएंगे, जैसे आप मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में जाइए तो आपको बड़े बड़े साइज के पेड़ मिलेंगे। तो दे- तो देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आप कई सारी प्लेसेस में जाएं तो अलग अलग टाइप का वेरिएशंस मिलता है। जैसे आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो आपको वहां पर अलग तरीके के प्लांट्स, अलग तरीके के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। आपको याक, याक एक जानवर होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में ही मिलेगा, क्योंकि उसने उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया हुआ है। फिर अगर आप बात करें राजस्थान की तरफ आ जाएं, तो राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो आपको ऊंट देखने को मिलेगा। फिर अगर आप कोस्टल एरियाज की तरफ जाएं तो आपको मछलियां देखने को मिलेंगी। हमारे मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको टाइगर मिलेंगे यहाँ पर। तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से वो चीजों को अडॉप्ट करते हैं। क्लियर? तो यही चीज यहाँ पर मेंशन की हुई है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रिप हैव बीन ट्रेवल्ड, दे हैव ट्रेवल्ड टू राजस्थान एंड दे हैव सीन हॉट डेजर्ट, camels, and when they have visited Puri, which is a sea beach, मतलब वो समुंदर के पास है वो, तो वहां पर उन्होंने कई सारी चीजें देखी। तो ही दे आर सीइंग दैट देयर इज अ वेरिएशन इन दी। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको अभी समझाया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि उनकी सराउंडिंग कैसी है। Clear? The living organisms that were present in different locations. The deserts had camels, the mountains had goat and yak. Clear? तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग। नाउ नेक्स्ट है हमारा हैबिटेशन एंड अडेप्टेशन। अब देखिए, हैबिटेशन का मतलब क्या होता है। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हैबिटेशन का मतलब होता है कि वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे अगर आपने नोटिस किया हो, टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आर देयर। एक, मैं बात करता हूं डेजर्ट एरिया की, जो हमारा डेजर्ट एरिया होता है। और दूसरा जो मैं बात करूंगा वो है हमारा समुद्री एरिया की, सी की बात करूंगा। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग फाउंड इन दीज टू डिफरेंट लोकेशंस। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर डेजर्ट की बात करूं, तो डेजर्ट में आपको ये ऊंट देखने को मिलेंगे। और अगर मैं समुंदर की बात करूं तो समुंदर में आपको ये मछलियां देखने को मिलती हैं। मतलब दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग एनवायरनमेंट और उसी के अकॉर्डिंग दो अलग अलग एनिमल्स। तो सी और डेजर्ट जो हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट सराउंडिंग्स हैं उनकी। मतलब कि समुंदर का और जो डेजर्ट एरिया है, दे हैव गॉट डिफरेंट सराउंडिंग्स। और डिफरेंट तरीके के यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ दो ही काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। एक जो हमें डेजर्ट एरिया में मिलता है जिसको हम ऊंट कहते हैं वो, और एक जो हमें समुंदर में मिलते हैं जिसको हम फिश कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा ऊंट होता है, अगर आपने नोटिस किया हो, तो ये जो हमारा ऊंट है, ठीक है, तो इसके अगर आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि डेजर्ट कंडीशंस को ये सरवाइव कर सके। ये डेजर्ट कंडीशंस को सरवाइव कर सके। अब यहाँ पर डेजर्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो डेजर्ट कंडीशन में आप अगर एक चीज नोटिस करें कि दिन के टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग दिस मॉर्निंग आफ्टरनून सेशन, अगर आप देखें तो वहां की जो समुंदर की, जो सॉरी जो रेगिस्तान की जो रेत होती है वो बहुत गर्म होती है। और ठंड के समय में वो बहुत ठंडी होती है। आप कभी भी नोटिस करेंगे कि जो रेगिस्तान का जो एरिया होता है वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स का मतलब ये होता है कि वहां पर दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंडी होती है। इसीलिए आपने देखा हो कि ये जो ऊंट के पाँव होते हैं ये काफी बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए, आपने देखा होगा ऊंट के पाँव काफी बड़े बड़े होते हैं। ये बड़े क्यों होते हैं? ताकि गर्मियों में जो ये अगर
रेत में घूम रहे हैं या डेजर्ट में घूम रहे हैं, तो उनके पाँव क्या होते हैं, रेत में नीचे तक धंस जाते हैं, तो जो ऊपर हीट होती है उससे इसको बचा लिया जाता है। उससे इनके पाँव के कारण क्या होता है, ये बच जाते हैं, क्योंकि कैमल्स के जो लेग्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है। और दिन के टाइम पे जो सैंड होती है उसमें हीट काफी ज्यादा होती है, तो उनकी बॉडी को उस हीट से बचाने के लिए आप देखेंगे कि उनके पाँव जो रहते हैं वो काफी बड़े रहते हैं। और इसके अलावा आपने नोटिस किया हो कि जो ये जो रेगिस्तान का एरिया होता है, यहाँ पर वाटर की बहुत कमी होती है, मतलब वेरी लिटिल लेस वाटर इज देयर। आपने देखा हो राजस्थान वाजस्थान में पानी की जो वो होती है बहुत कम होती है पानी। तो यहाँ पर ये जो आपने ये जो कैमल होते हैं, ये बेसिकली इनके अंदर जो स्वेटिंग होती है ना वो बहुत कम होती है, और इनका जो यूरिन होता है वो भी बहुत कम अमाउंट में। इसीलिए आपने देखा हो ऊंट 3-3 दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं। ऊंट एक बार पानी पी लेता है तो वो 3-4 दिन तक उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनकी बॉडी से एक तो पानी निकलता नहीं है जल्दी, स्वेट नहीं होता, जो पसीना जिसे हम कहते हैं वो नहीं आता, और दूसरा इनका यूरिन बहुत कम होता है। तो सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगा। तो इसीलिए टफ कंडीशंस में और डेजर्ट कंडीशंस में कैमल जो होते हैं वो सूट करते हैं, एक तो उनके लॉन्ग लेग्स की वजह से, और दूसरा जो होता है उनके वाटर को अडेप्ट करने की क्षमता। फिर अगर मैं बात करूं फिश की, तो फिश जो बेसिकली होती हैं वो समुंदर में ही रहती है, वो पानी में ही रहती है। कारण शिप की फिश की जो बॉडी होती है उसका जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। मैंने अभी आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी। आपने देखा हो फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, देखिए आप, आगे से और पीछे से बंच होती है, और नीचे से बीच से जो होती है वो फूली होती है। तो ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, उस कारण से पानी में इनको ट्रैवल करना, वो बहुत आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा आपने देखा होगा फिशेस के अंदर जो होता है, जो ये उस एयर का इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डिसॉल्व होती है। आपने देखा हो कि जो हमारी जो फिशेस होती हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? उनको ऑक्सीजन वाटर से ही मिलता है। हमारे वाटर में सी का जो वाटर है, ये जो पानी है, इसमें जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन ही फिश को मिलता है। फिश जो होती हैं उनको यही ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए आपने देखा हो कि जो मछली होती है वो पानी के अंदर आराम से रह पाती है, बिकॉज दे हैव गॉट दैट काइंड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पानी में इजिली मूव कर सकती हैं। और दूसरा, जो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका यूटिलाइजेशन ये कैसे कर पाते हैं? तो ये बेसिकली फिश के अंदर, अगर आप देखेंगे फिश की बॉडी को, अगर आप खोलेंगे या उसको आप स्क्रैच करेंगे, तो आप देखेंगे फिश के अंदर गिल्स लगे होते हैं। गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिश के अंदर, जो कि क्या करते हैं, जो कि उनको ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिसॉल्व है उससे हेल्प करते हैं। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया हो दो अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स जो कि अर्थ में ही रह रहे हैं बट इन अ डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारे जो भी एनिमल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सराउंडिंग को अडेप्ट करते हैं। इसी को एडेप्टेशन कहा जाता है। जैसे अगर आपने देखा हो कि ऊंट जो होता है वो डेजर्ट कंडीशन को अडेप्ट कर लेता है, तो वो क्या होता है, और ये जो फिश है वो क्या करती है, समुंदर में अडेप्ट करती है समुंदर के एनवायरनमेंट को। तो इसी को कहा जाता है एडेप्शन। तो ये जो प्रेजेंस होती है, स्पेसिफिक फीचर होता है किसी भी हैबिटेट्स का,
which enables an organisms to live naturally in a place. किसी भी प्लेस में वो नेचुरली अगर किसी पर्टिकुलर उस पर रह सकता है तो उसी को अडेप्टेशन कहते हैं, उसी को अडेप्टेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो अडेप्टेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का वो प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो मछली है वो पानी के बिना नहीं रह सकती, क्लियर। और ये जो कैमल होते हैं, जो ऊंट है, वो समुद्र की तरफ नहीं रह सकते। तो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैंने आपको जैसा बताया कि वो प्लेस जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसी को बोला जाता है हैबिटेट। उसी को क्या बोला जाता है? हैबिटेट। मतलब द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसी प्लेस को बोला जाता है हैबिटेट। मतलब प्लेस एक तरीके से उनका घर होता है, उनका होम होता है प्लेस। हैबिटेट में अब उनको क्या क्या मिलता है? अगर मैं पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उनको फूड मिलता है, खाना मिलता है उनको। फिर इसके अलावा उनको पानी मिलता है, उनको हवा मिलती है। फिर अगर मैं बात करूं उनको शेल्टर मिलता है, छांव मिलती है। और कई सारी नीड्स जो होती हैं उनको, वो ऑर्गेनिजम्स की पूरी होती है, इसीलिए हम उनको हैबिटेट कहते हैं। अब कई तरीके के आपने देखे होंगे प्लांट्स और एनिमल्स एक ही तरीके की हैबिटेट में रहते हैं, मतलब एक ही जगह रहते हैं। जैसे अगर आपने मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की किसी भी फॉरेस्ट में आप चले जाइए तो आपको वहां पर एक ही वैरायटी का जानवर नहीं मिलेगा, आपको कई सारे जानवर मिलेंगे। तो बेसिकली है क्या? और अगर आप नोटिस करें तो समुंदर के, आई एम सॉरी, गांव के, आई एम सॉरी, जंगल में आप जाके देखें तो आपको कई सारे पेड़ वहां देखने को मिलेंगे। तो देर आर लॉट ऑफ वेराइटीज, देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर लिविंग इन द सेम हैबिटेट। सेम हैबिटेट में कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। अब यहां पर अपना जो हैबिटेट मतलब अपना जो हैबिटेट मतलब वो जगह जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर दो तरीके के हैबिटेट होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक क्या होता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और दूसरा होता है एक्वेटिक, दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटेट। अब ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं, लैंड में, उनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जैसे आप बात करें फॉरेस्ट होता है हमारा, या हमारा जो ग्रासलैंड्स होते हैं, डेजर्ट्स है, कोस्टल है, माउंटेन रीजन्स है, तो ये सब क्या है? यहाँ पर जो पेड़ या जो जानवर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। क्लियर। अब कई ऐसे भी हैबिटेट्स होते हैं जहां पर प्लांट और एनिमल्स पानी में रहते हैं। मतलब यहाँ पर किस पे रहते थे? लैंड में रहते थे। यहाँ पर कहाँ रहते हैं? वाटर पे रहते हैं। उनको बोला जाता है एक्वेटिक हैबिटेट्स। उनको क्या बोला जाता है? एक्वेटिक हैबिटेट्स। जैसे हमारी नदी है, समुंदर है, क्लियर है। तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लैंड में रहते हैं, और कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं। जो लैंड में रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोला जाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो प्लांट्स या एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? एक्वेटिक हैबिटेट्स। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पर कई सारी वेराइटीज होती हैं। जैसे अगर मैंने आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात की तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कई सारी वेराइटीज हैं। जैसे हमारे जंगल हैं, या हमारे जो ग्रासलैंड्स होते हैं, फिर डेजर्ट है, कोस्टल एरिया है, माउंटेन रीजन्स हैं। तो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे यहाँ। अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कई सारे पार्ट्स होते हैं। डेजर्ट भी है, उसमें कोस्टल एरिया भी आता है, उसमें जंगल भी आता है, उसमें ग्रासलैंड्स भी आते हैं, उसमें माउंटेन रीजन्स भी आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कई सारे पार्ट्स में लोकेटेड है, वर्ल्ड में कई सारे पार्ट्स में ये लोकेटेड है रीजन्स। अब मैंने आपको बताया ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि एक हैबिटेट में रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? बायोटिक कंपोनेंट्स।
क्या बोलते हैं इनको? बायोटिक कंपोनेंट्स। किनको? एक ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो हमारे पेड़ या एनिमल्स होते हैं, मतलब सीधी सीधी सी बात है, जिनमें जान होती है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जान होती है उनको बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे हमारे पेड़ और एनिमल्स, तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है। अब वो नॉन लिविंग थिंग्स, अगर देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक हैबिटेट में सिर्फ लिविंग थिंग्स होते हैं, देर आर नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो हमारा जमीन है, या हमारे जो पत्थर है, या हमारी जो हवा है, पानी है, ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स। ये भी तो हमारे हैबिटेट में प्रेजेंट है भाई। पानी है, हवा है, पत्थर है, जमीन है, ये सब क्या है? तो इन हैबिटेट्स को बोला जाता है, मतलब ये जो समुंदर हो गया, ये जो सॉरी पानी हो गया, ये जो हवा हो गई, जमीन हो गई, आपके जो पत्थर हो गए, इन सारों को बोला जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। इनको क्या बोला जाता है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिएगा कंपोनेंट्स दो तरीके के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब कौन सा बायोटिक होता है और कौन सा एबायोटिक होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब कई सारे देखिए, कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, आपको समझ में आया होगा। कई ऐसे होते हैं जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं, कई ऐसे होते हैं जो हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ अडॉप्टीज आर देयर। और एडेप्टेशन वो मेथड होता है जिसके जरिए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एडजस्ट कर जाते हैं टू द क्लाइमेट। क्लाइमेट के आधार पर ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पर एडेप्टेशन जो होता है वो कम समय में नहीं होता, मतलब शॉर्ट टाइम में एडेप्टेशन नहीं होता। क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब कई सारे फैक्टर्स जो एबायोटिक मैंने आपको बताया, वो कई बार क्या होते हैं, किसी किसी रीजन में धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। तो तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन इन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाते, मतलब विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई, एंड ओनली द अडेप्टेड वंस कैन सर्वाइव। देखिए, जो एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, तो आपको चेंजेस के अकॉर्डिंग कंडीशंस को अडेप्ट करना पड़ता है। अगर आप उस चीज को सरवाइव कर लेते हैं तो आप जिंदा रह सकते हैं, वरना आप जिंदा नहीं रह सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरीके के एबायोटिक फैक्टर्स को अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें हमारा डेजर्ट आता है, हमारे माउंटेन्स आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं। दीज आर ऑल दी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेजर्ट की। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? डेजर्ट की। ये देखिए, ये वही चीज़ है, हैबिटेशन जो अडेप्टेशन मैंने पूरा बताया है, ये वही चीज़ है। आप बस इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेजर्ट की, तो डेजर्ट में अगर आपने देखा हो कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं डेजर्ट के, और जिस तरीके से कैमल अडेप्ट करते हैं उसको। क्लियर? अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेजर्ट के और कौन कौन से एनिमल्स हैं? देखिए, अभी तो हमने सिर्फ एक ही एनिमल के बारे में बात करी थी जो थे हमारे ऊंट। अब आपने डेजर्ट में नोटिस किया हो, डेजर्ट में चूहे भी होते हैं, डेजर्ट्स में सांप भी होते हैं, और इसके अलावा कैमल्स भी होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर डे टाइम पे आप देखिए, यहाँ पर जो चूहे या जो सांप होता है, चूंकि उनके बड़े पैर नहीं होते कैमल्स की तरह। भाई कैमल्स के तो क्या है भाई, ऊंट के तो बड़े पैर हैं, तो वो तो उनका पैर नीचे आराम से धंस जाता है। लेकिन ये जो जानवर होते हैं, जैसे सांप होता है, या जो सॉरी रैट्स जो होते हैं, इनके पास तो बड़े लेग्स नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, ये उस एनवायरनमेंट में कैसे बचते हैं? तो आपने कभी भी देखा हो रेगिस्तान में, ये होल बना करके उसके अंदर रहते हैं दिन के टाइम। दिन के टाइम ये रेत के अंदर रहते हैं, क्योंकि रेत के अंदर आप जाएंगे तो अंदर ठंडक होती है,
सिर्फ जो ऊपरी रेत होती है उसमें गर्मी रहती है, उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो रेत ठंडी होती है। तो ये क्या करते हैं, ये होल बनाते हैं सांप। आपने देखा होगा सांप का जिसे कहा जाता है सांप का बिल। तो ये जो सांप वगैरह, ये जो चूहे वगैरह होते हैं, ये होल बनाते हैं और ये उसी के अंदर दिन भर रहते हैं, क्योंकि उसमें अंदर क्या रहता है, ठंडक रहती है। क्लियर। अब उसके बाद जब ये रात का समय होता है तब ये बाहर निकलते हैं। जब ये रात का समय होता है तब क्या करते हैं, ये सारे जानवर बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जानवर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं पेड़ की बात करूं तो कई सारे, देखिए यहाँ पर कैक्टस पेड़ हैं। देखिए कई सारे कैक्टस पेड़ हैं यहाँ पर। ये बेसिकली डेजर्ट एरियाज में ही ये पेड़ पाए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये डेजर्ट एरियाज में ही ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। और इन पेड़ों की खासियत ये है, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 में एक टर्म बताया था, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस था? ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस था जिसके जरिए प्लांट जो होता है वो लीफ, मतलब प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, वो जो पानी छोड़ती हैं। मैंने आपको बताया था कि पत्ती को आप पॉली बैग से बांधिए, आप देखेंगे कि पॉली बैग कुछ टाइम के बाद निकालने के बाद अंदर से गीला रहता है। तो वैसे ही सिमिलरली पॉली बैग आप ये डेजर्ट के प्लांट्स में भी बांटेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो, उनकी पॉलीथीन उतनी गीली नहीं होती जितनी नॉर्मल एरियाज की। कारण कारण सिर्फ इतना है कि जो डेजर्ट्स के जो पेड़ होते हैं वो इतनी जल्दी अपने वाटर को स्वेट नहीं करते, मतलब वो इतनी जल्दी पानी नहीं छोड़ते। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। तो मतलब वहां के जो डेजर्ट प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो उतनी जल्दी पानी नहीं छोड़ती, क्योंकि उनको क्या है, पानी की जरूरत देर तक होती है और वो उस हिसाब से कंडीशंस को अडॉप्ट करती है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से डेजर्ट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं माउंटेन रीजन की, यही मैं बात कर रहा था। ये जो लेपर्ड है, ये देखिए, ये जो लेपर्ड है हमारे जो नॉर्मल लेपर्ड्स होते हैं उससे ये अलग है। उससे ये अलग है। इसकी जो चमड़ी है आप देखिए काफी मोटी है। ठीक है। यहाँ पर इसकी भी देखिए, ये जो हमारा जो है, ये है याक। ये अगर आप नोटिस करें तो ये क्या है अपना, याक है। आई एम सॉरी, ये याक नहीं है, ये है माउंटेन गोट। आई एम सॉरी, ये गोट है, ये याक है। ये क्या है, गोट है, ये याक है। अब आप तीनों ही एनिमल्स में एक चीज नोटिस करें कि तीनों ही एनिमल्स की जो बॉडी है वो काफी मोटी चमड़ी। चमड़ी मोटी होने का कारण ये है कि इतनी ठंड एनवायरनमेंट को, आप देखिए ये जो जानवर है इसको कोई कपड़ा तो पहना नहीं है इसने, लेकिन ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? इसीलिए आप इनकी बॉडी देखिए, इनकी बॉडी बहुत मोटी चमड़ी की होती है ताकि ये वहां की ठंड को अडेप्ट कर सके। आप देखिए यहाँ पर ये याक को देखिए, इसकी कितनी मोटी बॉडी है, कितनी मोटी चमड़ी है गोट की। क्लियर। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने कंडीशंस के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। फिर अगर आप यहाँ के पेड़ देखें तो कोनिकल शेप होता है पेड़ों का। आप कभी हिमालयास की तरफ जाइएगा, माउंटेन्स की तरफ, तो वहां के जो पेड़ आप देखेंगे तो कोनिकल शेप के पेड़ होते हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें होती हैं जो माउंटेन रीजन्स की। क्लियर। अब मैं बात करूं ग्रासलैंड्स की, तो ग्रासलैंड बेसिकली मतलब जैसे हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें या हम इधर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, ग्रासलैंड्स। ठीक है। तो ग्रासलैंड्स में बेसिकली आप देखते होंगे तो दो तरीके के जानवर सबसे ज्यादा मिलते हैं। एक तो ये शेर है, जिनको हम जंगल का राजा कहते हैं, शेर। और ये जो है वो डियर है। ये इनके बिल्कुल एकदम बैठे ही रहते हैं कि कहीं ये दिख जाएं और इनका हम शिकार करते हैं। तो इस तरीके के एनिमल्स हमको मिलते हैं यहाँ पर ग्रासलैंड्स में। कई स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को किल करते हैं। क्लियर। अब आपने लॉयन देखा, जैसे कि आपने देखा, ये देखिए इनका कलर जो होता है वो लाइट ब्राउन होता है। इसीलिए आप देखिए ये जो शेर होते हैं ये झाड़ियों में छिप जाते हैं। इनका कलर का क्योंकि इनका कलर जो होता है वो बिल्कुल झाड़ियों के कलर की तरह होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, छिप जाते हैं झाड़ियों में और छिप करके शिकार करते हैं।
आपने देखा हो हमारा जो लॉयन या टाइगर जो होते हैं, ये हमेशा छिप के वार करते हैं और ये घात लगा के हमला करते हैं। ये झाड़ियों में इस तरीके से ये बच जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं डियर की बात करूं तो डियर के पास सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डियर को बचना होता है लॉयन से या अदर एनिमल से जो जो कि उनको खा सकता है, टाइगर से। तो इसलिए आपने कभी नोटिस किया हो, आप कभी फॉरेस्ट में जाइएगा तो आप देखेंगे कि जो डियर्स होते हैं, एक तो उनकी रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा उनकी सुनने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको क्या होता है, इन जानवरों से बचना पड़ता है। तो इसीलिए उनकी जो सुनने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये तो सारे थे हमारे ग्रासलैंड्स के। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो ओशियंस, जैसे हमारे समुंदर के जो होते हैं, तो समुंदर में आपने देखा होगा जो मछलियां होती हैं वो समुंदर के एनिमल्स के रूप में काम करती हैं। फिर इसके अलावा ये जो पेड़ है आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली ऐसे पेड़ हैं जो समुंदर के अंदर है। ये जो आपको बाहर नजर आ रहा है, ये तो इसकी पत्तियां नजर आ रही है जो फ्लोट कर रही है। एक्चुअली पेड़ क्या है, समुद्र के अंदर है। तो समुद्र के अंदर भी कई सारे पेड़ होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर मैं करूं ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग। अगर मैं बात करूं चेयर की, टेबल की, तो ये सारे क्या है, नॉट अलाइव है, मतलब ये मतलब अलाइव नहीं है, मतलब लिविंग क्रिएचर्स नहीं है। वैसे कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि लिविंग क्रिएचर्स होते हैं। अब जैसे मैं प्लांट की बात करूं, आपने नोटिस किया हो, प्लांट इज अ लिविंग क्रीचर। वो क्या है, एक लिविंग क्रीचर है। बट आपने कभी प्लांट को मूवमेंट करते हुए देखा, प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा है आपने? कभी नहीं देखा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस तरीके के होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो ऐसे तो आपने कभी नोटिस किया हो, हमारी कार्स जो होती हैं या हमारी बाइक होती है या हमारी बस होती है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। तो यहाँ पर लिविंग क्रिएचर्स कौन से हैं और नॉन लिविंग क्रिएचर्स कौन से हैं, ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे अगर मैं लिविंग थिंग्स की बात करूं, तो लिविंग थिंग्स की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो, उनको सबसे पहले क्या जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग जैसे जिस तरीके से खाना खाते हैं, तो हम जो हमारा हम बिना खाना खाए नहीं जी सकते। सिमिलरली अगर हमारे आसपास जितने भी आप एनिमल्स देख लीजिए वो भी खाना खाते हैं। इवन प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फूड बेसिकली क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है। फूड क्या देता है, एनर्जी देता है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स में एज के हिसाब से ग्रोथ होती है। एज के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर मैं बात करूं, इंसान जब पैदा होता है तब वो छोटा बच्चा होता है। धीरे धीरे वो स्कूल का बच्चा, मतलब स्कूल में जाने लगता है। धीरे धीरे वो टीनेजर बन जाता है, मतलब जब 11th 12th या कॉलेज लेवल पे जाता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अडल्ट बन जाता है, और अडल्ट बनने के बाद अपनी लास्ट स्टेजेस में वो क्या हो जाता है, बुजुर्ग, ओल्ड एज हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एनिमल्स को देख लीजिए तो वो भी ग्रो होते हैं। प्लांट्स को देख लीजिए वो भी ग्रो होते हैं। प्लांट्स जब आप लगाते हैं तो कितना छोटा सा पौधा होता है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको पानी देते जाते हैं तो वो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक तो सबसे पहली बात, दे नीड फूड। इसके अलावा दे हैव दे हैव ग्रोथ, उनको ग्रोथ भी मिलती है। फिर तीसरी अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। आपने कभी देखा हो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वही सांस लेते हैं।
क्या लिविंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट ब्रीदिंग जिंदा रह सकता है? वो कुछ ना कुछ एयर अंदर इनहेल करता है बॉडी में और कुछ ना कुछ उसको एयर को बाहर करता है। तो जब आप ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग जो होती है वो एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या है? जहां पर हम एयर जो है ऑक्सीजन लेते हैं, यूज करते हैं और क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब आप कई सारे जानवर देख लीजिए, सबका रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, जैसे मैं अगर काऊ की बात करूं या मैं बफेलोस की बात करूं या डॉग्स की बात करूं या कैट्स की बात करूं, तो इनका जो सांस लेने का तरीका होता है वो ह्यूमन से सेम होता है। लेकिन अगर कई ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनका ब्रीदिंग का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो अपनी स्किन्स के थ्रू जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं। फिर फिश जो होती हैं वो अपनी गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन को। अब प्लांट्स भी हमारे रेस्पायर करते हैं। क्लियर? तो दीज आर दी थिंग्स। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिजम्स दे विल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली। कैसे? अगर आप सडनली आपके ऊपर कोई लाइट मारे, ठीक है, तो आपकी आंखें नहीं चौंधिया जाती। या आप बिल्कुल अंधेरे से आए हों और एकदम से आपको लाइट के कमरे में छोड़ दिया जाए, तो थोड़े टाइम के लिए आपकी आंखें जो होती हैं वो ब्लिंक कर जाती हैं। क्लियर? मतलब कि कुछ भी अनहोनी चीज का इफेक्ट अगर आपके ऊपर पड़ रहा है, मतलब वो लिविंग बीइंग। तो अराउंड अस जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, देयर आर लॉट अराउंड अस जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज। तो ये हमारा डाइवर्सिटीज तो ये हमारा डाइवर्सिटीज तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आ तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आ तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आकर के खत्म होता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आकर के खत्म होता है। तो और चैप्टर यहाँ पर आकर के खत्म होता है और चैप्टर यहाँ पर आकर के खत्म होता है और इसमें हम करके खत्म होता है और इसमें हम करके खत्म होता है और इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा और इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा उसके हैबिटेशंस के बारे में पढ़ा उसके हैबिटेशंस के बारे में पढ़ा उसके हैबिटेशंस के बारे में पढ़ा उनके 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 एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा। फिर मैं पढ़ा उनके एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा। फिर मैं पढ़ा उनके एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा। फिर एनवायरनमेंट में एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा। फिर एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से रह पड़ा। फिर एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से रह पड़ा फिर एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से रह पाते हैं। फिर एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से रह पाते हैं। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रह पाते हैं। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग हो पाते हैं। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या अंतर होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या अंतर होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या अंतर होता है उसके बारे में ऑर्गेनिजम्स में क्या अंतर होता है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अंतर होता है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो उसके बारे में ये सब ने पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये सब ने पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसके बाद सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आई होगी और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन किए। अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन किए। अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो गाइस थैंक यू।
हैव अ गुड डे। जय हिंद। नमस्कार।